हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अवनी एक बहुत ही परफेक्ट फिगर वाली लड़की थी। शहर का हर लड़का अवनी पर अपनी जान छिड़कता था। उसके आगे पीछे लड़के लट्टू की तरह घूमा करते थे, तो वहीं लड़कियां उसकी ब्यूटी और फिगर देखकर उससे जलती थी। वो जहाँ भी जाती लोग उसे देखते और बस देखते ही रह जाते थे। वो अपनी माँ मीना और पिता सेठ किशोर नाथ के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में भाई दिसंबर के महीने में आग बरस रही है, आग। हे बॉयज, क्या हुआ? अवनी को देखकर अपने होश खो बैठे? होश तो अब आता ही नहीं जब से तुमको देखा है अवनी जी। लाइए ना आपका पर्स, मैं उठा लेता हूँ। आपके नाजुक हाथों में दर्द हो जाएगा। ओह सो स्वीट। आज तुम सारा दिन मेरा पर्स उठाकर मेरे पीछे पीछे घूमना। वो खुद को और अच्छा दिखाने के लिए सुबह शाम जिम जाती, वहाँ खूब पसीना बहाती और एक बैलेंस डाइट फॉलो करती थी। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में रोज डे होता है। सभी लड़के हाथों में गुलाब लिए अवनी के पास भीड़ लगाकर खड़े होते हैं। पास ही खड़ा विनय नाम का लड़का ये सब कुछ देख रहा होता है और मुस्कुराता है। अवनी उसे देखकर उसके पास जाती है और बोलती है, हे यू, कॉलेज के सारे लड़के हाथों में रोज लिए मेरे पीछे पड़े हैं और तुम खाली हाथ आ गए। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? जी बाकी सब तो पागल हैं, पर मैं नहीं। ओह, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम सबसे अलग हो? अरे कहना क्या है, मैं तो हूँ ही। जितना टाइम ये लोग आपके पीछे खराब कर रहे हैं, अगर पढ़ाई में लगाए ना तो टॉपर बन जाए सबके सब। हाँ, ये सारे मेरे दीवाने हैं, जान लुटाते हैं अपनी मुझ पर। इतना कहकर अवनी वहाँ से जाती है। तभी अचानक उसकी सैंडल की हील टूट जाती है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। सब लोग ये देखकर हंसने लगते हैं। अरे क्या हुआ, कहाँ गए तुम्हारे दीवाने? कोई आया नहीं? चलो उठ जाओ। नो थैंक्स, मैं खुद उठ जाऊंगी, जाओ यहाँ से। ठीक है। अवनी उठने की बहुत कोशिश करती है पर उठ नहीं पाती क्योंकि उसके पैर में मोच आ जाती है। विनय उसे अपनी बाहों में उठाकर क्लासरूम ले जाता है। थैंक यू। वैसे अपना नाम तो बताते जाओ। क्या करोगी जान के? अवनी को विनय बाकी लड़कों से अलग और दिलचस्प लगता है। वो रोज किसी न किसी बहाने से उससे बात करती है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अवनी विनय को प्यार करने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो विनय को मिलने पार्क में बुलाती है। क्या हुआ अवनी, तुमने यहाँ अचानक बुला लिया मुझे? सब ठीक तो है ना? हाँ बाबा, सब ठीक है, बस मुझे तुमसे कुछ कहना था। कहो, क्या बात है? I love you so much विनय, will you marry me? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं, तुम्हारे पापा से। पगले हो क्या? अब जल्दी से हाँ बोल दो ना यार। I love you too अवनी। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं और थोड़े ही दिन बाद कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद जब विनय अवनी को अपने घर लेके जाता है, उसकी माँ विमला अपनी बहू का फिगर देखकर बोलती है, अरे बेटा, ये कैसी बहू ले आया, एकदम पतली। हाँ, क्या मजाक कर रही हैं आप? पतली नहीं है, फिगर मेंटेन है इसका। अरे काहे का मेंटेन फिगर? इसे देखकर तो ऐसा लगता है मैंने एक फूंक मारा तो मक्खी की तरह भिनभिनाती हुई उड़ जाएगी। देखिए माँ जी प्लीज, आपको क्या पता कि फिगर बनाने में कितनी मेहनत लगती है। हाँ, बहुत मेहनत लगती है। खैर जाने दो। वक्त बीतता जाता है। विमला को अपनी बहू का मॉडल और सेक्सी रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। शादी के बाद भी वो जहाँ जाती सब उसे घूर घूर कर देखते और बातें बनाते। ये सब होता देख विमला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, 2 साल हो गए तेरी शादी को, अब तक बच्चा नहीं हुआ है। तुझसे बाद में शादी हुई थी विक्की की,
उसकी बहू को जुड़वा बच्चे हुए हैं और तू तो मुझे पोते पोती की शकल भी नहीं दिखा रही। हे भगवान, कहीं मैं ऐसे ही ना चली जाऊं। माँ जी, आपके चाहने ना चाहने से क्या होता है? मैं तो नहीं चाहती ना, मेरा फिगर खराब हो जाएगा। अरे माँ बनना हर औरत के लिए फक्र की बात होती है। पता नहीं तेरे दिमाग में कौन सा भूसा भरा है। ऑफ कोर्स, मुझे मेरे फिगर से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं है, और बच्चा ही चाहिए ना तो किसी अनाथ आश्रम से ले आते हैं। पता नहीं कैसी गंवार सी औरत है ये, फाड़ में जाए ऐसी पढ़ाई जिसने इसको औरत होने का। हाँ, मैं क्या ही बोलूं। अपनी सास विमला की कही बातों को इग्नोर कर वो शॉपिंग के लिए एक मॉल चली जाती है, जहाँ पर मौजूद कुछ मनचले लड़के उसे देख तरह तरह के कमेंट करने लगते हैं। हाय मैडम, कत्ल करे तेरा बॉम फिगर। उफ। बेबी मरवा के मन ये देखना, ये तो देख भी नहीं रही है। रुक, अभी देखेगी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आइटम देख के सीटी मार। उन लड़कों की ऐसी बदतमीजी देख अवनी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उन्हें एक जोरदार तमाचा लगाते हुए बोलती है, आइटम किसे बोला? हाँ, बजाऊं तेरे कान के नीचे अभी सीटियाँ। आया बड़ा गुंडा बनेगा ये। अवनी के ऐसे प्रचंड रूप को देखते ही वो मनचले लड़के वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और इन सब की वजह से अवनी का मन उदास हो जाता है और वो बिना शॉपिंग किए ही घर लौट आती है। वहीं उसकी सास उसे ऐसा देख ताने देना शुरू कर देती है। ये हड्डियों के ढांचे वाली बहू मुझे कभी पोते पोती का सुख नहीं देगी, बस यहाँ से वहाँ मटकती ही रहती है। मम्मी जी, आपका मुंह नहीं दुखता क्या? पता नहीं क्या अनाप शनाप बोले ही जा रही हैं तब से। दोनों सास बहुओं में जमकर बहसबाजी होती है। तभी अचानक अवनी को चक्कर आ जाते हैं। उसकी सास उसे संभालती है और तुरंत डॉक्टर को फोन करती है। डॉक्टर अवनी का ट्रीटमेंट करती है और बताती है, जी आपकी बहू प्रेग्नेंट है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी सुन ली। और ये लीजिए डॉक्टर साहिबा। आहा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज आप इनका खास ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा वीकनेस है इनमें। अवनी की प्रेगनेंसी की ये खबर उसके पूरे परिवार में खुशी की लहर ले आती है। पूरा परिवार अवनी को पलकों पर बिठा कर रखने लगता है। सबका इतना प्यार और दुलार पाकर वो फूली नहीं समाती और समझ जाती है परफेक्ट फिगर से ज्यादा अच्छा परफेक्ट पॉजिटिव व्यक्तित्व है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी परफेक्ट फिगर के जुनून से पॉजिटिव व्यक्तित्व की ओर कदम रखने वाली ये बहू? क्या आपके आसपास भी ऐसी बहुएं हैं? अगर हाँ तो प्लीज हमें कमेंट करिए ना। दिशा एक अनाथ पर बेहद ही होनहार लड़की थी। उसकी परवरिश एक अनाथालय में हुई थी। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वो पार्ट टाइम एक फ्लावर शॉप पर भी काम करती थी। कुछ ही समय बाद उसकी जिंदगी में धीरज नाम के लड़के की एंट्री होती है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें होती हैं और ढेरों बातें, और फिर ये बातें मुलाकातें एक अटूट प्यार में कन्वर्ट हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही एक दिन दिशा के कॉलेज में एनुअल डे फंक्शन होता है। तो दोस्तों, स्वागत कीजिए हमारी लास्ट ईयर की टॉपर दिशा का, जिसे आज अवार्ड और 1 साल की स्कॉलरशिप दी जा रही है। दिशा अवार्ड पाकर बहुत खुश होती है और उसे जाकर अपने बॉयफ्रेंड धीरज को दिखाती है। धीरज, ये देखो, मुझे अवार्ड मिला है और साथ ही स्कॉलरशिप भी मिली है। अरे वाह दिशा, क्या बात है। आज तो फिर पार्टी होनी चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल दूंगी, बट कल। अभी ना मुझे जाना है, फ्लावर शॉप पे बहुत सारा काम है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कल पक्का, ठीक है? दिशा फ्लावर शॉप पहुंचती है और अपना काम शुरू कर देती है। रोज की तरह आज भी वरुण नाम का लड़का आता है, जो कि उसे बहुत प्यार करता था, पर
कहने से डरता था। वो रोज दिशा को देखने के बहाने उसकी फ्लावर शॉप पर आता, एक रेड रोज खरीदता और चला जाता। वक्त बीतता जाता है और रोज डे का दिन आ जाता है। दिशा हाथों में रेड रोज लिए देखती है कि धीरज किसी और लड़की को रेड रोज देते हुए गले लगा लेता है। अरे दिशा, तुम यहाँ? ये तो दोस्त है यार मेरी, वी जस्ट फ्रेंड्स। बस करो धीरज, अब तुम्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। सारा सच मेरी आंखों के सामने आ चुका है। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। इन सब के बाद दिशा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो पूरी तरह टूट कर बिखर जाती है। काफी दिन तक वो फ्लावर शॉप में भी नहीं जाती। वहीं वरुण उसको काफी दिन तक कॉलेज और फ्लावर शॉप में ना देखकर परेशान हो जाता है और वो उसकी दोस्त स्नेहा से जाकर पूछता है, स्नेहा, आखिर वो तुम्हारी दोस्त दिशा नजर नहीं आती आजकल, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ भी ठीक नहीं है यार, तुझे पता है दिशा का ब्रेकअप हो गया। वरुण ये सब कुछ सुनकर परेशान हो जाता है और उसकी दोस्त नेहा को उसके पास जाकर उसे सहारा देने को कहता है। अरे दिशा, तुम आजकल कॉलेज नहीं आ रही हो, सब ठीक है ना? कुछ ठीक कैसे हो सकता है स्नेहा? धीरज ने मेरे साथ जो भी किया मैं उसे भुला ही नहीं पा रही। आखिर वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है? यार तू हौसला मत खो, मैं तेरे साथ हूँ। स्नेहा की बातें सुन दिशा सब कुछ भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ने की सोचती है और कॉलेज जाने लगती है। पूरा साल मेहनत कर वह अच्छे नंबर लाकर कंपनी में जॉब करने लगती है और एक दिन उसकी कंपनी में नया प्रोजेक्ट हेड आता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत कीजिए आपके नए प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर वरुण सिंह का। वो सबसे बात करता है। थोड़ी देर बाद सबके चले जाने पर दिशा उससे जाकर बात करती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। वो दोनों साथ में काम करते हैं और थोड़े ही वक्त में काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन वरुण को बातों ही बातों में पता चलता है कि दिशा एक अनाथ है। फिर वो उससे शादी करने की सोच उसके अनाथालय ले जाता है और वहाँ जाकर उनके मैनेजर से बात करता है। जी कहिए, आपको क्या काम है? जी मेरा नाम वरुण है और मैं आपसे दिशा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। वरुण उन्हें सब कुछ बताता है और उन्हें दिशा से शादी के लिए मनाता है। वरुण का प्यार देख मैनेजर भी शादी के लिए मान जाता है और दिशा से बात करने जाता है। दिशा माय चाइल्ड, तुम्हारी उम्र अब शादी की हो गई है। यस सर, सपना तो मेरा भी यही है, पर मुझ जैसी अनाथ लड़की से भला शादी कौन करेगा? हाँ, मैंने एक लड़का तो ढूंढा है पर उसका फादर नहीं है, लेकिन माँ है और वो ऐसी लड़की चाहता है जो उसकी माँ का ध्यान रखे। ओके, मैं रेडी हूँ। अगर आपने लड़का देखा है तो कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। वो शादी के लिए मान जाती है। थोड़े दिन बाद मैनेजर उनकी शादी करा देता है, पर जब शादी के बाद वो अपने पति का चेहरा देखती है। वरुण, तुम? ये क्या मजाक है? दिशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पर कभी बताने की हिम्मत नहीं हुई। नहीं वरुण, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप दोनों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। पर दिशा, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है और मैं इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। वरुण उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता और अपनी जिंदगी यूं ही चलने देता है। 2 बरस बीत जाते हैं पर वो उसे तब भी माफ नहीं करती। ऐसे ही एक दिन दिशा शॉपिंग के लिए जाती है। तभी अचानक उसे उसकी दोस्त नेहा मिलती है। दिशा? ओ हाय स्नेहा, कैसी है तू? अरे मैं तो बढ़िया हूँ। ओए होए, शादी कर ली तूने? अरे अब मुझे जीजू की पिक तो दिखा दे जल्दी से। अरे ये तो वरुण है ना? मतलब इस बंदे ने तुझे अपने प्यार के बारे में बता ही दिया और शादी भी कर ली। वाह! तुम्हारे कहने का क्या मतलब है स्नेहा?
तब स्नेहा उसे सब कुछ बताती है कि कैसे वरुण उसकी कॉलेज से मदद करता आ रहा है और उससे कितना प्यार करता है। उसकी बातें सुन दिशा दंग रह जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो वरुण से प्यार करने लगती है और घर आकर उससे बात करती है। वरुण, आज मुझे स्नेहा मिली थी। अच्छा, मैंने उसे तुम्हारी फोटो दिखाई। पता है उसने मुझसे क्या कहा? क्या कहा उसने? यही कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, और वो भी आज से नहीं बल्कि कॉलेज के दिनों से। और तुमने हर कदम पर बिना मुझे बताए हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मेरी मदद की, हमेशा मेरा अच्छा चाहा। तुमने मुझे सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? वो मैं दिशा। वरुण, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। दिशा रोने लगती है और वो उसे चुप कराता है और इस तरह दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। कुछ दिन बाद वो उसे घुमाने स्विट्जरलैंड ले जाता है, जहाँ रोज डे वाले दिन वो उसे प्रपोज कर देता है। I love you दिशा, I love you very very much। मैं तुम्हें ऐसे ही जिंदगी भर प्यार करना चाहता हूँ। I love you too वरुण। तुम मेरे सच्चे जीवन साथी हो, जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। हैप्पी रोज डे। तो ब्यूटीफुल कपल जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपको कैसी लगी हमारी ये प्यारी सी रोज डे कपल स्टोरी? क्या आपके आसपास भी है कोई ऐसा कपल? अगर हाँ, तो हमें अपने प्यार भरे कमेंट करना मत भूलना। प्रीशा बहुत ही समझदार और सुंदर लड़की थी, लेकिन उसके चेहरे पर बचपन से ही एक बड़ा दिल था, जिसकी वजह से सभी उसे चिढ़ाया करते थे। वो अपनी माँ पूजा और पापा राम के साथ रहती थी। उसे लिखने का बहुत शौक था। वो आए दिन कोई न कोई छोटी कविता लिखती ही रहती थी। वो अपने घर के पास के स्कूल में टीचर की जॉब किया करती थी। वहाँ भी सभी उसके बड़े दिल का बहुत मजाक बनाते थे। ऐसे ही एक दिन, प्रीशा बेटा उठ जाओ, तुम्हें जाना नहीं है? नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वहाँ भी सब मुझे मेरे बड़े दिल के चलते बहुत चिढ़ाते हैं। अरे क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह शोर क्यों मचा रहे हो? जी वो आपकी लाडली है ना, आज स्कूल जाने से मना कर रही है। अब आप ही समझाइए उसे कुछ। देखो बेटा, लोगों का काम ही होता है कहना, और तुम उनके बारे में सोच रही हो। तुम ये सोचो कि तुम उनसे अलग हो। इस तरह प्रीशा अपने पापा की बात मानकर वापस अपने काम पर जाती है। उसके माँ पापा उसकी शादी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके दिल की वजह से कहीं बात नहीं बन पाती, जिसके चलते उसके माता पिता काफी परेशान रहने लगते हैं। प्रीशा खुद को ही इन सभी बातों का दोषी मानती है। वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है। ऐसे ही एक दिन उसके बचपन का दोस्त आयुष उसे मिलने आता है। अरे प्रीशा, क्या हुआ? देख रहा हूँ आजकल कहीं आती जाती नहीं हो। जॉब छोड़ दी क्या तुमने अपनी? तुम तो जानते ही हो ना कि सब मेरे इस बड़े दिल के चलते मेरा कितना मजाक बनाते हैं। अच्छा तो ये बात है। तो एक बात बताओ तुम, कल को अगर मेरे साथ कोई हादसा हो गया और उस हादसे में मेरा एक हाथ कट गया, तो क्या मैं जीना छोड़ दूंगा क्या? अरे ऐसे थोड़ी होता है भला। तो तुम ऐसा क्यों सोचती हो मैडम? और सुनो, तुम देखना एक दिन ये तिल ही तुम्हारी पहचान बनेगा। इस तरह प्रीशा और आयुष की दोस्ती और ज्यादा गहरी हो जाती है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। जिसके बाद आयुष प्रीशा के बारे में अपनी माँ मंदिरा को बताता है। दोनों माँ बेटा प्रीशा के घर उसे देखने आते हैं। जी आपने तो कुछ लिया ही नहीं, लीजिए ना। बहन जी, लेना देना तो होता रहेगा, आप जरा प्रीशा को बुला दीजिए। प्रीशा हाथ में चाय नाश्ता लेकर आती है और प्रीशा का दिल देखकर मंदिरा का मुंह बन जाता है। आओ बेटा बैठो। जी आंटी जी, वैसे बाकी सब तो ठीक है, मगर इसका ये दिल हमारी बेटी के चेहरे पर
बचपन से है। हाँ माँ, और मुझे इसके तिल से कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह प्रीशा और आयुष का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ समय बाद उनकी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, पर मंदिरा प्रीशा के तिल को लेकर उसे कोसना शुरू कर देती है और हर काम में उसकी गलतियां निकालती है, लेकिन प्रीशा कभी भी कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ प्रीशा, कहाँ मर गई? जी माँ जी, क्या हुआ? पहले ये बता कि अभी तक घर का काम क्यों नहीं हुआ? माँ जी, वो जाकर सारा काम कर और फिर मेरे लिए चाय बना कर ला। सर में दर्द कर रखा है मेरे। जी ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और प्रीशा घर के काम करने के बाद खाली समय में अपने डायरी में छोटी छोटी कविताएं लिखना शुरू कर देती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक उसके पति आयुष का सारा काम ठप हो जाता है और वो बहुत ही परेशान हालत में घर आता है। उसे ऐसा देखकर प्रीशा उससे पूछती है, क्या बात है आयुष, तुम इतने परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं प्रीशा, मेरी कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसके चलते मेरी जॉब चली गई। जी सुनिए, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम इस परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। पता नहीं आगे क्या होगा, क्या करेंगे हम। मैंने कहा ना, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हम मिलकर इस प्रॉब्लम से डील करेंगे। ये सारी बातें मंदिरा सुन लेती है और प्रीशा को इस सब का जिम्मेदार मानती है और उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। तो वहीं प्रीशा अपने दिल की हालत अपनी कविताओं के जरिए बयां करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन टेबल पर रखी प्रीशा की डायरी आयुष के हाथ लग जाती है और वो उसकी इस प्रतिभा को देखकर बहुत खुश होता है और उससे जाकर बात करता है। प्रीशा, ये सब तुमने लिखा है? अरे ये तो मेरी डायरी है, आपको कहाँ मिली? वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ ये सब तुमने कब लिखा? और अगर लिखा भी तो मुझे क्यों नहीं बताया? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो बस मैंने ऐसे टाइम पास करने के लिए लिख दिया था। क्यों ना मैं तुम्हारी कविताएं पोस्ट कर दूं? हाँ हाँ बिल्कुल। आयुष प्रीशा की सारी कविताएं धीरे धीरे इंटरनेट पर डालना शुरू कर देता है, जो लोगों को बेहद पसंद आती है और प्रीशा की फैन फॉलोइंग बढ़ने लग जाती है। साथ ही उसके फैंस उसकी फोटो मांगना भी शुरू कर देते हैं, जिसके बाद आयुष प्रीशा को बिना पूछे उसके पिक्चर्स अपलोड कर देता है। उसके फैंस उसकी कविताओं के साथ साथ उसके बड़े दिल को भी बहुत पसंद करते हैं। साथ ही वो एक पूरी किताब की डिमांड करते हैं। तभी इस सिलसिले में आयुष प्रीशा से बात करता है। प्रीशा, यहाँ आओ जल्दी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जी क्या बात है, कुछ बोलो भी। अरे पागल, तुम्हारे फैंस चाहते हैं तुम कविता के साथ साथ किताबें लिखना भी शुरू कर दो। जी ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार कोशिश करके देखती हूँ। आयुष के कहने पर प्रीशा अपनी बुक लिखना शुरू करती है और कुछ समय बाद बुक रेडी हो जाती है। आयुष जल्दी से बुक को ऑनलाइन अपलोड कर देता है और देखते ही देखते लोग उसकी किताब को पसंद करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद इस सब से प्रीशा को पेमेंट मिलना भी शुरू हो जाता है और वो सभी लोग इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी प्रीशा के पास एक बड़ी कंपनी का कॉल आता है और वो उसकी बुक की हार्ड कॉपीज प्रिंट करवाने के लिए पूछते हैं। साथ ही उसे पेमेंट देने का भी बोलते हैं। ये सब सुनकर आयुष और प्रीशा फौरन हाँ कर देते हैं। कुछ ही समय बाद उसकी बुक बेस्ट सेलर बन जाती है और कंपनी वाले उसके सम्मान के लिए एक पार्टी रखते हैं, जहां प्रीशा को उसकी पूरी फैमिली के साथ बुलाया जाता है। लेकिन ये बात सुनकर प्रीशा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और आयुष से कहती है, आयुष जी, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो सब लोग फिर से मेरे बड़े दिल का मजाक बनाएंगे, फिर मैं क्या करूँगी? हम वहाँ जरूर जाएंगे और तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ।
वो सभी समारोह में जाते हैं जहाँ प्रीशा का खूब मान सम्मान होता है। साथ ही उसको ये सब देखकर बहुत ही अच्छा भी लगता है कि कोई भी उसके बड़े दिल के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, बस उसका अभिनंदन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उस समारोह में प्रीशा को एक नए नाम से सम्मानित किया जाता है जो कि बड़े दिल वाली राइटर होता है। अपना ये नया नाम जानकर प्रीशा को बहुत ही अच्छा लगता है और इस तरह अब उसका दिल उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी पहचान बन जाता है। साथ ही प्रीशा का खुद को लेकर नजरिया भी बदल जाता है। तो वहीं उसकी सास मंदिरा को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि इंसान की खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसके चरित्र में होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बड़े दिल वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सनीम इस्तांबुल में रहने वाली एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लड़की थी। उसे हमेशा से ही एक ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो उसे बहुत प्यार करे। उसके परिवार में उसकी माँ मिस्सी और पिता हेनरी थे। सनीम अपने घर के पास एक छोटी सी बेकरी में काम करती थी। सनीम के माता पिता उसे शादी करने के लिए कहते हैं। सनीम, हम चाहते हैं कि तुम अब शादी कर लो। पर मॉम, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में। तुम सारा दिन उस बेकरी में बैठी बेकार टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं करती हो। मॉम प्लीज ऐसे मत कहो, मैं वहाँ काम करती हूँ। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है स्वीटहार्ट, या तो तुम शादी कर लो या फिर एक अच्छी जॉब ढूंढ लो। चॉइस इज योर। सनीम वहाँ से चली जाती है। वो अपने लिए अच्छी जॉब तलाशने लगती है। काफी भटकने के बाद एक सुबह जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है तो देखती है कि इस्तांबुल की जानी मानी ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी चाम्स में वैकेंसी खाली है। वो वहाँ जाती है और इंटरव्यू देती है और फाइनली उसे एक अच्छा जॉब मिल जाता है। ऐसे ही शाम को सनीम के घर पर, मॉम देखो, आखिरकार मैंने जॉब ढूंढ ही लिया ना। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। शादी तो तुम्हें मगर अब भी करनी होगी। पर क्यों मॉम? अब तो मुझे जॉब भी मिल गई है, फिर क्यों? अरे मजाक कर रही थी, बस अब तुम मन लगाकर काम करना, ओके? अगली सुबह सनीम रेडी होकर ऑफिस जाती है और काम करना शुरू कर देती है। कंपनी का ओनर जॉन डेविल, जो एक बहुत ही हैंडसम और खुले विचारों वाला लड़का था, ऑफिस की हर लड़की उसकी दीवानी थी। जैसे ही सनीम हाथों में बहुत सारी फाइल्स लेकर जॉन के कैबिन की तरफ जा रही होती है कि तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? सारी फाइल्स, सारे पेपर्स गिर गए। ओह माय गॉड। इट्स ओके, मैं हेल्प कर देता हूँ उठाने में। जॉन सर मेरा वेट कर रहे होंगे। ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? मैं लेट हो जाऊंगी। कहीं उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया तो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, रिलैक्स। तुम्हें नहीं पता बॉस कैसे होते हैं? खड़ूस, किसी की बात ना सुनने वाले और पता नहीं क्या क्या। मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। चलो चलो, अब जल्दी से फाइल मिस्टर जॉन को दे दो। सनीम फाइल्स उठाती है और वहाँ से चली जाती है। जॉन उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता है। उसका मासूम चेहरा उसकी नजरों में बस जाता है। थोड़ी ही देर बाद सनीम फाइल्स लेकर जॉन के कैबिन में जाती है। सर, आपने जो फाइल्स मंगाई थी। ओके, टेबल पर रख दो मिस नेम। सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। नहीं हूँ ना, तो पता नहीं चला कि कैबिन कहाँ है। अरे नो इशू, धीरे धीरे सीख जाओगी। आप मिस्टर जॉन है ना? यस, मैं ही हूँ। कोई शक? नो, वो बाहर मैंने जो भी कहा, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज। रिलैक्स, मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रहा,
अब जाओ, जाकर अपना काम करो। और हाँ, खड़ूस नहीं हूं मैं, मिस सनेम। वक्त बीतता जाता है। सनेम और जॉन में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन कंपनी की इम्पोर्टेंट डिटेल्स लीक हो जाती हैं, जिसके चलते जॉन को काफी लॉस होता है। वो पूरे ऑफिस स्टाफ के कंप्यूटर चेक करवाता है। जैसे ही सनेम के कंप्यूटर की बारी आती है तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो डिटेल्स उसी के कंप्यूटर से मेल की हुई थी। ये देखकर जॉन गुस्से से तिलमिला जाता है। सनेम, ये क्या किया तुमने? ये सब मैंने नहीं किया है मिस्टर जॉन, मैं सच कह रही हूँ। तो फिर ये मेल किसने किया? तुम्हारा कंप्यूटर तुम्हारे अलावा और कौन यूज करता है? मैंने नहीं किया ये सब, मेरा भरोसा करो। भरोसा ही तो किया था तुम पर, लेकिन तुमने सब खत्म कर दिया। चले जाओ अब यहाँ से। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए, मैंने ये नहीं किया। इस तरह सनीम और जॉन का प्यार गलतफहमी का शिकार हो जाता है। वक्त बीतता जाता है, फरवरी का महीना आ जाता है और वैलेंटाइन वीक शुरू हो जाता है। सनीम जॉन से बात करने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उससे बात नहीं करता। ऐसे ही एक दिन। सनम, क्या बात है बेटा, तुम आजकल जॉब पर क्यों नहीं जा रही हो? वो मॉम, मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। क्या? पर क्यों? सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था। सनेम अपनी माँ को सारी बात बता देती है और साथ ही ये भी बताती है कि वो जॉन को कितना प्यार करती है। मिस्सी अपनी बेटी को संभालते हुए कहती है, सनम, कुछ चीजों को हम चाह तो लेते हैं मगर उन्हें पा नहीं पाते। मैं इतना ही कहूँगी कि तुम मिस्टर जॉन का ख्याल अपने दिल से निकालकर जिंदगी में आगे बढ़ो और शादी कर लो। मॉम, आप सही कह रहे थे। अगर उनको भी मुझसे प्यार होता तो वो एक बार तो मुझसे बात करते, मेरी बात सुनते, मुझसे मिलते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उनको भूल जाऊंगी मॉम, मैं भूल जाऊंगी। सनीम अपनी माँ मिस्सी को शादी के लिए हाँ तो कह देती है, पर जॉन को वो अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाती। उसकी बात, उसके साथ बिताया वक्त उसे हर पल याद आता है। तो वही जॉन का हाल भी कुछ ऐसा ही होता है। वो सनेम से बात तो करना चाहता था, पर जैसे ही उसे अपने साथ हुए धोखे के बारे में याद आता, उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता था। ऐसे ही एक दिन जॉन ऑफिस में। जॉन सर, स्नेम ने कुछ नहीं किया था। ये सब कुछ हमारी एम्प्लॉय लूसी ने किया था। कोई उस पर शक ना करे, इसलिए उसने स्नेम के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया। ओह शिट, स्नेम ने तो कुछ किया ही नहीं था और मैंने उसे ऑफिस से निकाल दिया। जैसे ही जॉन सनीम को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाता है, तभी उसके फोन पर सनीम का टेक्स्ट मैसेज आता है। जॉन, तुम मुझे और मेरे प्यार को कभी नहीं समझ पाए। मैं गलत नहीं थी, पर मैं अब तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए बहुत दूर जा रही हूँ। आज मेरी शादी है, तुम अपना ख्याल रखना। मैसेज पढ़ते ही जॉन की आंखों से आंसू आने लगते हैं। जल्दी ही वो चर्च में पहुंचता है, जहां सनेम की शादी होने वाली थी। लड़का सनेम को रिंग पहना ही रहा होता है कि तभी। प्लीज रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। ये सब बोलने में आपने बहुत देर कर दी जॉन। आई एम रियली सॉरी स्नेम, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी गलती है, मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया। पर ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। मुझे माफ कर दो बेबी, प्लीज। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस तरह वैलेंटाइन डे पर जॉन और सनेम के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। दोनों को अपना सच्चा प्यार मिल जाता है। जॉन सनेम को चर्च में रिंग पहनाकर किस करता है और हमेशा के लिए उसे अपनी लाइफ पार्टनर बना लेता है। सब लोग उन दोनों का ऐसा अनोखा मिलन देखकर तालियां बजाते हैं और उन पर फूलों की बारिश करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वैलेंटाइन डे स्पेशल कहानी?
क्या आपको ये पसंद आई? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी वैलेंटाइन का नाम लिख जाएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।